नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच। आज़ाद भारत की कहानी में आज हम बात करेंगे पंजाब के सबसे बुरे दौर की कहानी, जो शुरू होती है 1977 के उस लोकसभा चुनाव से, जब इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उससे पहले इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी उन्होंने खुद ही हटाने का फैसला किया था। और 1977 में जब आम चुनाव हुए तो हर जगह, लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन कई राज्यों से पूरे देश में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार के बदले वहाँ अकाली दल की सरकार बनी थी। तो अकालियों को रोकने के लिए वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई थी जो कांग्रेस पार्टी को वहाँ मजबूत कर सके। उसके मुख्य किरदार थे क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्हें एक बहुत दमदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि संजय गांधी युवाओं को तरजीह दे रहे थे और युवाओं को बहुत आगे बढ़ाने के पक्षधर थे। तो ज्ञानी जैल सिंह के कहने पर उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडे वाले एक व्यक्ति थे, उनको वहां लाया गया दिल्ली में। बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ और जर्नैल सिंह भिंडे वाले को कांग्रेस पार्टी ने अकालियों को पछाड़ने के लिए सबसे मुफीद चेहरा माना। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कांग्रेस के पंजाब के बुरे दौर की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स हुए, जो दंगे हुए, उसके बाद जो विभाजन के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका दंश सिखों को भी झेलना पड़ा, क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और लाहौर जो कि सिखों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था, एक उनकी राजधानी समझिए एक तरीके की, वो पाकिस्तान में चली गई थी। तो उनको लगा कि जो देश का विभाजन हो उससे कहीं ना कहीं पंजाब को भी नुकसान हुआ। और उसके बाद जब धीरे धीरे दंगों के जख्म जब भरने लगे तो उसके बाद पंजाब के जो लोग थे, यानी कि जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, उनमें लगा कि भारत के दो टुकड़े हुए, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको पाकिस्तान मिल गया, उसी प्रकार से सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान होना चाहिए। खालिस्तान का मतलब, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि जो प्योर हो, और स्थान का मतलब जगह, यानी कि वो अपने लिए शुद्ध जगह है, मतलब कि जो जहाँ केवल सिख समुदाय के लोग रहे, उस स्थान की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। तो अलग खालिस्तान की मांग जब उन्होंने की तो धीरे धीरे करके पंजाब के माहौल में बदलाव हुआ। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस पंजाब के खेतों में सोना उगला करता था, उस पंजाब में आतंकवाद बुरी तरीके से फैल गया। तो जब जर्नैल सिंह भिंडे वाले 1977 में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया, तो हम आइए जानते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडे वाले के बारे में। जर्नैल सिंह भिंडे वाले 7 साल की उम्र में वो जो दमदमी टकसाल, एक बहुत बड़ी एक स्थान माना जाता है, बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, अमृतसर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है। वहाँ पे दमदमी टकसाल में वो शिक्षा ग्रहण करने गए और उन्होंने सिखिज्म की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, उन्होंने वहाँ शिक्षा दीक्षा ली। तो जो दमदमी टकसाल के जो अध्यक्ष थे, वहाँ पहले एक परंपरा थी कि जो अध्यक्ष होता था वो अपने बेटे को ही उसको विरासत के रूप में वहाँ का अध्यक्ष बनाता था। लेकिन उन्होंने जो भिंडे वाले थे, उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। तो धीरे धीरे भिंडे वाले का कद पंजाब में बढ़ने लगा। 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि पंजाब के लोग कहते थे कि वहाँ पंजाबी एक अलग बोली जाती है, तो वहाँ के एक अलग राज्य की मांग होने लगी। लेकिन उसके पहले भी एक कहानी है कि जब आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश के बनने से पहले वहाँ बहुत आंदोलन हुआ और उसके बाद एक बड़े नेता ने वहाँ जब आंदोलन किया तो उनका जब अनशन के दौरान मृत्यु हो गई, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद अलग राज्य आंध्रा बन गया था। तो उसके बाद पंजाब में भी एक मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर, यानी कि भाषाई आधार पर एक अलग राज्य देश में पंजाब भी होना चाहिए। तो पंजाब राज्य बना 1 नवंबर 1966 को।
1 नवंबर 1966 को जब पंजाब राज्य बना तो पंजाब में भी क्योंकि पंजाब में सिख अधिकतर सिख लोग रहते थे, लेकिन सिखों में भी दो मतलब सिख कम्युनिटी में भी दो आपस में थोड़ा सा अंतर उन लोगों में था। एक सिख होते थे और एक निरंकारी भी सिख ही हुआ करते थे। तो जो सिख थे वो सिखों के अनुसार जो उनके 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब था उसी को गुरु मान लिया जाए ऐसा कहा था। और वहाँ और सिख धर्म में एक परंपरा भी है कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। लेकिन इसी के इतर जो निरंकारी लोग हैं वो जीवित गुरु में आस्था रखते हैं, और उनके जो तीसरे गुरु रहे वो गुरुबचन सिंह थे, जिनको निरंकारी भी कहा जाता है, बाबा गुरुचरण सिंह जी। तो क्योंकि आज हम जिस स्वर्ण मंदिर को जानते हैं, क्या आपको मालूम है उसका नाम पहले हरमिंदर सिंह था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने इसका नाम उन्होंने अमृतसर में एक हरमिंदर साहिब की स्थापना की। उसके बाद उसको स्वर्ण में उस सोने से उसको उसमें जो उसका वो किया गया, उसके बाद उसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ गया। तो होता क्या था कि जो निरंकारी थे और जो सिख थे इनमें आपस में टकराव हुआ करता था। बात है 13 अप्रैल 1978 की। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में जो निरंकारी थे उनका एक सम्मेलन और एक समारोह हो रहा था। तो उससे कई कट्टर सिख चिढ़ गए या नाराज हो गए, तो वहां उनमें आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें लगभग 13 सिख मारे गए। तो इससे सिख जो लोग थे वो नाराज हो गए, और उसके 2 साल बाद कहते हैं कि जो जरनैल सिंह भिंडरे वाले थे उनके लोगों ने जो निरंकारियों के तीसरे गुरु थे यानी कि बाबा गुरुबचन सिंह, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ का माहौल बिगड़ गया, और जो 1900 क्योंकि 77 के बाद फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुए। 1980 में कांग्रेस पार्टी फिर पूरी बहुत अधिक बहुमत से आई और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। तो वहाँ दरबारा सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, और जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो पंजाब कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। उनको गृह मंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में गृह मंत्री बनाया। तो उसके बाद ये सब चलता रहा। फिर 1981 का जो जनगणना थी वो आई, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 1981 में जब जनगणना आई तो जो लाला जगत नारायण थे वो पंजाब केसरी के एडिटर होने के साथ उसके मालिक भी थे, और उन्होंने हिंदी पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। और वो जो जरनैल सिंह भिंडरे वाले थे उसके बहुत खिलाफ थे, और चाहते थे कि मतलब वो बिल्कुल सख्त थे कि जरनैल सिंह भिंडरे वाले जिस तरीके से कट्टरता की बात करते थे, तो जो लाला जगत नारायण सिंह थे उन्होंने हिंदी पर एक मुहिम चलाना शुरू कर दी अपने अखबार न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा कि जब जनगणना होगी तो हिंदुओं के पास यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आएगा और पूछेगा कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, न कि पंजाबी। जब अगले दिन अखबारों में न्यूज़पेपर में छड़ा तो जरनैल सिंह भिंडरे वाले समेत कई कट्टरपंथी सिख इससे नाराज हो गए। तो उनको लगा कि ये मतलब ये रहते पंजाब में है और ये पंजाबी, उनको लगा कि ये पंजाबी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। उसके बाद जरनैल सिंह भिंडरे वाले के लोगों ने जलंधर के आसपास कहीं जब लाला जगत नारायण अपने वाहन से जा रहे, गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। लाला जगत नारायण की हत्या का आरोप लगा जरनैल सिंह भिंडरा वाले पर। जरनैल सिंह भिंडरा वाले पर क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, तो जरनैल सिंह भिंडरे वाले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो उन्होंने लाला जगत नारायण की हत्या जब हुई तो उसके लगभग 5-6 दिन बाद जो जरनैल सिंह भिंडरे वाले थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो भिंडरे वाले ने इसको अपने जो उनकी गिरफ्तारी हुई इसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की। तो जरनैल सिंह भिंडरे वाले क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम पंजाब की सियासत में हो गया था, तो ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय गृह मंत्री इंदिरा गांधी ने उनको बनाया था, उन्होंने बाकायदा संसद में एक बयान दिया और कहा कि जरनैल सिंह भिंडरे वाले पर जो लाला जगत नारायण की हत्या का जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है, और लाला जगत नारायण की हत्या के कोई सबूत भी उनके खिलाफ नहीं मिला है, इसलिए हम जरनैल सिंह भिंडरा वाले को छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद जरनैल सिंह भिंडरे वाले को छोड़ दिया गया और जरनैल सिंह भिंडरे वाले को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जरनैल सिंह भिंडरे वाले और जो अकाली दल था उसने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से मुहिम चलाई। धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात कही गई, जिसमें पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने
और पंजाब में जो उसका जो पानी था, क्योंकि पंजाब से ही पंजाब में जो खुशहाली का राज है, पंजाब की जो खेती है, वहाँ जो भाखड़ा नागल बांध है उससे जो नदियों का पानी आता है, उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जो पानी वो पंजाब को मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पंजाब उस समय जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ थी, तो पंजाब वो दो राज्यों की राजधानी थी चंडीगढ़। तो पंजाब ये चाहता था कि उसकी राजधानी चंडीगढ़ घोषित हो जाए हरियाणा के बजाय। तो ये सब मांगे थी। तो धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से मुहिम चलने लगी। उसके बाद 1982 में दिल्ली में 9th एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। 9th एशियन गेम्स होने थे और 30 साल बाद भारत में इतने बड़े एशियन गेम्स होने जा रहे थे। तो उसकी जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि राजीव गांधी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और बड़े जोर शोर से इसकी तैयारियां होने लगी। तो क्योंकि जब जो अकाली दल और जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे, इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से एक मुहिम भी चलाई थी और इन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि हम अपनी हमारा जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन है, जो हमारा आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव है, उसकी मांग को लेकर हम दिल्ली में दाखिल होंगे और कई जत्थों के रूप में हम लोग दाखिल होंगे। और जब ये दिल्ली का 9th एशियन गेम्स चल रहा होगा, ये तब हम अपना आंदोलन करेंगे। और क्योंकि जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे और जो अकाली दल के लोग थे, वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन है, इसकी बात आगे तक बढ़े। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास जब इनपुट गया, तो हरियाणा बॉर्डर पे बड़ी जांच तलाशी की जाने लगी। और कहा जाता है कि जब कुछ सेना के अधिकारी जब वहाँ दिल्ली के लिए आते थे पंजाब से, या कोई एयरफोर्स का अधिकारी दिल्ली के लिए आता था किसी अपने व्यक्तिगत कार्य से, तो उनके संग बहुत बदसलूकी की गई, उनकी तलाशी भी ली गई, मतलब अपना परिचय देने के बाद भी। और जिन्होंने 1977 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो ऐसे भी बड़े अधिकारियों के साथ भी उनकी जांच की गई, उनकी तलाशी की गई। और कई लोग तो कहते हैं कि कईयों के साथ जाति भी हुई। तो इस माहौल को भुनाने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाले, क्योंकि जो उससे काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनके संग दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव हो रहा है। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने इसको भुनाया और जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने बाकायदा इसके लिए वहाँ मुहिम भी चलाई। तो धर्म युद्ध मोर्चा इनका जो संगठन था, उसकी मुहिम को और तेज कर दिया गया। और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में तो एक बात, क्योंकि एक मशहूर पत्रकार हुआ करते थे कुलदीप नैयर, एक बार जब वो मुलाकात करने गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले से, तो उन्होंने कुलदीप सिंह नैयर ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले से कहा, उसका जब वो बाकायदा मतलब उससे मिलने के लिए गए थे, क्योंकि पत्रकार थे तो पत्रकारों का सम्मान तो हर कोई करता है। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले से कुलदीप नैयर ने पूछा कि आपके इर्द गिर्द ये बंदूकधारी क्यों रहते हैं, स्टैंड गन लेके लोग क्यों खड़े रहते हैं। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले बड़े अक्खर स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों के पास बंदूक क्यों होती है। तो कुलदीप नैयर ने कहा कि पुलिस तो सरकारी अमला है और सरकार का कानून का पालन कराना पुलिस का काम है। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने कहा, वो मुझसे टक्कर लेकर तो देखें, पता चल जाएगा किसकी सरकार है। तो ऐसी बात चली रही थी कि अचानक वहाँ स्वर्ण सिंह आए। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले का पंजाब में कितना बड़ा कद था। और स्वर्ण सिंह, क्योंकि कुर्सी एक ही थी जिसमें कि कुलदीप नैयर बैठे हुए थे, और स्वर्ण सिंह आकर जमीन पर बैठ गए और कुलदीप नैयर ने उनके लिए कुर्सी भी छोड़ी। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो देश के गृह मंत्री भी, देश के विदेश मंत्री रहे, पूर्व में रक्षा मंत्री रहे स्वर्ण सिंह, उनके लिए कुलदीप नैयर ने जब कुर्सी छोड़ी, तो स्वर्ण सिंह ने कहा कि मैं जो संत हैं, जो यानी कि जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को संत के रूप में मानते थे, कि संत के सामने मेरा जमीन पर बैठना ही उचित होगा। तो इतना बड़ा कद जर्नैल सिंह भिंडरावाले का था। तो धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से जो आनंदपुर साहिब रेजुलेशन के लिए बहुत आंदोलन किए गए, और उस समय जो थोड़ा माहौल भी पंजाब का बहुत बिगड़ता जा रहा था। तो उस समय के डीआईजी हुआ करते थे अवतार सिंह अटवाल जी, एएस अटवाल। तो जो डीआईजी थे, जो ये धर्म युद्ध मोर्चा के जो लोग थे, उन पे इन्होंने नकेल कसना शुरू किया और इन्होंने ये बड़ी सख्ती से पेश आते थे। तो इनके कई मोर्चों, जब ये मोर्चा मतलब जब इनका मोर्चा निकलता था, या जब ये आंदोलन कोई धरना प्रदर्शन करते थे, कहीं उग्र प्रदर्शन करते थे, तो कई लोगों को जेल में डालने का काम डीआईजी अवतार सिंह अटवाल ने किया। और कईयों पे मतलब बिल्कुल दबाव, मतलब डीआईजी अवतार सिंह अटवाल कभी दबाव में नहीं आए और उन्होंने
बिल्कुल जैसे एक पुलिस का अधिकारी कंट्रोल करता है किसी चीज़ को, उसी तरीके से उन्होंने जो वहाँ जो आतंकवाद फैल रहा था उसको कंट्रोल करने का काम किया। तो जब डीआईजी अवतार सिंह अटवाल एक दिन स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने आए, वहाँ उन्होंने मत्था टेका, और जब वो मत्था टेकने के बाद प्रसाद लेकर जा रहे थे तो जैसे ही वो जो स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरना प्रारंभ किया तो भिंडरावाले के लोगों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। और यह हुआ इसलिए क्योंकि जब वो स्वर्ण मंदिर में एंटर हुए तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लोग वहाँ फैले हुए थे। वहाँ काफ़ी मात्रा में हथियार अंदर पहुँच चुका था और कई हथियार से लैस लोग हुआ करते थे, खुलेआम चलते थे। तो जो भिंडरावाले के लोगों ने उनको कहा कि जो डीआईजी अवतार सिंह अटवाल है वो स्वर्ण मंदिर आए हुए हैं, तो शायद जर्नैल सिंह भिंडरावाले की आज्ञा पाकर ही उन्होंने डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की हत्या कर दी। और जो स्वर्ण मंदिर था वहाँ कई घंटों तक जो डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की लाश पड़ी रही। इतनी दहशत जर्नैल सिंह भिंडरावाले की थी। और मजे की बात यह है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले को वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे यानी कि दरबारा सिंह, उनको फोन करना पड़ा कि डीआईजी साहब की लाश पड़ी हुई है। तो जर्नैल सिंह ने कहा इसमें मैं क्या करूं? तो जर्नैल सिंह ने कहा कि अपने पुलिस वालों को कहो कि लाश उठाकर ले जाए। वो पुलिस वाले इसलिए अपने अधिकारी की लाश, पुलिस वालों का इतना मनोबल टूट गया था कि पुलिस वाले अपने अधिकारी की लाश उठाने को तक उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। और क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लोगों ने ये भी चेतावनी दी थी कि जो डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की लाश को यहाँ से ले जाएगा हम उसको मार देंगे, हम उसको गोलियों से भून देंगे। तो धीरे धीरे करके जब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आई तब धीरे धीरे अपने डीआईजी की लाश को ले गई। तो इससे जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले था, मतलब क्योंकि वहाँ आतंकवाद बहुत पनप रहा था, तो इससे जो केंद्र था वो सोचने को मजबूर हो गया। क्योंकि 1984 की बात है, 1985 में चुनाव भी होने थे और पंजाब का माहौल इतना खराब हो गया था कि वहाँ रात को बसें चलने पर रोक लगा दी गई। बसें चलने पर इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब रात को बस चलती थी जलंधर से या अमृतसर से कहीं से भी, तो जलंधर से जब बस चलती थी तो उसमें जो आतंकवादी थे वो बसों को रोक देते थे और बसों से हिंदुओं को उतारा जाता था और हिंदुओं को लाइन से खड़ा करके उनके बीवी बच्चों के सामने उनको गोली से उड़ा दिया जाता था। और एक बार 13 हिंदुओं को मार दिया गया और उसके बाद 6 लोगों को मतलब गोली से उड़ा दिया गया, हिंदू लोगों को। तो इससे वहाँ पर रात में बस चलने पर प्रतिबंध लग गया। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को लगता था कि क्योंकि जो वहाँ हिंदू लोग रहते थे वो दहशत के मारे पंजाब छोड़ के अपने अलग अलग राज्यों को चले जाएंगे और जो पंजाबी मूल के लोग हैं यानी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो पंजाब में शरण लेने आ जाएंगे। तो धीरे धीरे जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे उन्होंने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त यानी कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि अकाल तख्त का जो दरबार था, जो गद्दी थी, वो जो मुस्लिम लोग हैं यानी कि उनके जो पहले राजा महाराजा होते थे उनके दरबार से 1 फुट ऊंचा वो दरबार बनाया गया। क्योंकि जो उन लोगों का कहना था कि जो बादशाह यानी कि जो बादशाह का दरबार था, दिल्ली में जो बादशाह का दरबार है उससे 1 फुट ऊपर, क्योंकि गुरु और भगवान का स्थान ऊंचा होता है, बादशाह से ऊंचा होता है। तो अकाल तख्त की इतनी अहमियत थी और अकाल तख्त से ही जो सिखों के सारे जितने नियम कानून थे या जो भी वहाँ से घोषणा होती थी वो सब वहीं से होता था। तो अकाल तख्त पे जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने कब्जा किया तो वहाँ धीरे धीरे हथियार पहुँचने लगे और हथियार भी AK-47 जैसे, एंटी टैंक जैसे, रॉकेट लॉन्चर तक वहाँ पहुँचने लगे। और तो और दूध के बर्तन में गोलियां, वहाँ दूध के बर्तन में हथियार जाने लगे और अनाज की बोरियों में हथियार जाने लगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी देश की इंटेलिजेंस आखिर वो क्या कर रही थी और बहुत तादाद में वो हथियार इकट्ठा हुआ। ये स्वर्ण मंदिर के अंदर की बात है, जो अकाल तख्त जो मेन जगह है। तो फिर इंदिरा गांधी को लगा कि क्योंकि 85 में चुनाव होना था, लोकसभा का आम चुनाव देश में होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ही पंजाब की समस्या का समाधान किया जाए। तो आनंदपुर साहिब जो रेजोल्यूशन था उसकी कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार भी हो गई थी। तो उस समय विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने बाकायदा इनके मान मनोबल के लिए भेजा। पीवी नरसिम्हा राव की कई दौर की बात हुई और उन्होंने अकाली दल के लोगों को भी मनवा लिया था, को इस चीज़ के लिए मनवा लिया था और अकाली दल के अध्यक्ष भी मान गए थे। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं हुए
तो फिर वहाँ इंदिरा गांधी को लगा कि इसका कुछ ना कुछ समाधान तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंसा का माहौल था वो इतना बढ़ गया था कि हरियाणा के पानीपत और जगाधरी में 9 सिखों की भी हत्या कर दी गई और वह 3 गुरुद्वारों को भी तोड़ दिया गया। मतलब जो उस समय जो सिखों और जो हिंदुओं का एक ऐसा वो हो गया, क्योंकि जब ये 9 सिखों की हत्या हुई तो उसके बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाले भड़क गए और केंद्र सरकार के पास ऐसा इनपुट जाने लगा कि वहाँ बड़ी तादाद में हिंदुओं का कत्ल किया जा सकता है, यानी कि नरसंहार जेनोसाइड किया जा सकता है पंजाब में। तो उससे जो इंदिरा सरकार है वो घबरा गई और वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी ऑपरेशन ब्लू स्टार इतना बड़ा जो सैन्य जो वहाँ पर मतलब सैन्य जो अभियान चलाया जाए वो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए सहमति देनी पड़ी। और वहाँ जो पंजाब में अमृतसर समेत कई जो मुख्य इलाके थे वहाँ सेना ने अपना डेरा जमाया। 1 जून 1984 की रात को कर्फ्यू लगा दिया गया पंजाब में, और पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया तो फिर उसके बाद भिंडरावाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और 2 जून की रात को इंदिरा गांधी ने बाकायदा रेडियो में आकाशवाणी से लोगों को संबोधित करने का काम किया। इंदिरा गांधी ने अपील भी की कि आप लोग की हम सारी मांगों को मानने को तैयार हैं और पंजाब से आतंकवाद खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी। और 3 जून को सारी फोन लाइन्स पंजाब की काट दी गई, सारे विदेशियों को बाहर कर दिया गया, मीडिया को बाहर कर दिया गया। जो भिंडरावाले थे उन्होंने अंतिम बार जो मीडिया से बातचीत की वो 3 जून को की, और भिंडरावाले से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि फौज आ गई है अब आप क्या करोगे, तो एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे सतीश जैकब, जो बीबीसी के पत्रकार थे। बीबीसी एक बहुत इंटरनेशनल चैनल है, तो सतीश जैकब ने जब उनसे सवाल किया कि आर्मी ने आपको घेर लिया है अब आप सरेंडर कर दीजिए, तो उन्होंने कहा आर्मी को मेरी लाश ही यहाँ से मिलेगी, मतलब मैं उनसे मुकाबला करूँगा। और उन्होंने कहा कि जो एक यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब अमृतसर से 10 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान और भारत का एक बॉर्डर पड़ता है जिसका नाम है खालड़ा एक जगह है, वहाँ हम पैदल जाएंगे तो वहाँ खेतों के रास्ते, तो हम 45 मिनट पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पाकिस्तान वालों से मिलकर हम फिर वहाँ से हम भारत के खिलाफ गोरिल्ला वार कर देंगे। तो ये सब बातें, ये सब इनपुट केंद्र की सरकार तक पहुँच रहे थे। तो सरकार ने, क्योंकि वहाँ फौज ने अपील भी की, फौज ने, क्योंकि वहाँ उन दिनों कुछ सिख समुदाय का कुछ त्यौहार भी चल रहा था, वहाँ काफ़ी लोग अंदर थे, स्वर्ण मंदिर के अंदर थे, तो क्योंकि जो आर्मी थी वो भी बहुत फूक कर कदम रख रही थी, तो जो भारतीय सेना थी उसने अपील की कि जो लोग बाहर आना चाहें या कुछ लोग स्वर्ण मंदिर को खाली कर दें। तो क्योंकि स्वर्ण मंदिर में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार आगे, मतलब जो आतंकवादी वहाँ उग्रवादी घुस गए थे उनको हटाने के लिए शुरू किया जाना था, तो नहीं चाहते थे कि कोई जनहानि इसमें हो, मतलब लोग बेफालतू में मारे जाएं। तो 5 जून को 7 बजे के आसपास लगभग 129 लोग ही बाहर आ पाए, और उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि अंदर ही कुछ लोगों को रोका जा रहा है, कुछ लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि उनको ढाल बनाने के लिए उनको वहाँ अंदर रोका जा रहा है, या कुछ लोग डर के मारे नहीं आ पा रहे हैं। तो जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे, आखिर उनको मतलब जो उन्होंने वहाँ हथियार इकट्ठा किए, या जो उन्होंने फौज से बिल्कुल आर्मी से टक्कर लेने वाली बात की, उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? इसके पीछे जर्नैल साहबेग सिंह थे, क्योंकि इनका एक बार कोर्ट मार्शल भी आर्मी में होता और आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो आर्मी में क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और ये सारी बातें जानते थे कि कैसे गुरिल्ला वार होता है, कैसे क्या होता है। तो जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले के जो सिपाही, मतलब सिपाही इसलिए इस सेंस में कहूँगा कि जो उनके लोग थे उनको ट्रेन कौन करते थे? उनको ट्रेन करते थे जर्नैल साहबेग सिंह। तो 5 जून की शाम को जब 7 बजे, क्योंकि जब मतलब उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन चलाया जाएगा वो रात को चलाया जाएगा, क्योंकि दिन में क्योंकि लोग भी होते हैं, कहीं हानि होने की संभावना रहती है। तो जब आर्मी अंदर घुसी और आर्मी ने वहाँ, क्योंकि आर्मी तो बहुत दुविधा में थी, क्योंकि आर्मी को क्या था कि उनके जो अकाल तख्त था उस पर भी वो गोलाबारी करने से बच रही थी और कोई लोग अनावश्यक हताहत ना हो जाएं। तो 15-20 शुरुआती दौर में ही 15-20 जवान शहीद हो गए आर्मी के, और आर्मी को गलत इनपुट दिया गया था, आर्मी मतलब केंद्र सरकार को, कि उनके पास हथियार कम है। हथियार का तो जखीरा था, क्योंकि आर्मी वाले 10-20 राउंड फायरिंग करते तो वहाँ से 50 राउंड फायर वहाँ से आ जाता था। तो 6 जून को ये निर्णय लिया गया भारतीय सेना द्वारा कि अब अकाल तख्त पे, क्योंकि अकाल तख्त पे भिंडरावाले का कब्जा था, तो आतंकवाद का सफाया करने के लिए अकाल तख्त को ही निशाना बनाना होगा। तो 6 जून को वहाँ आर्मी ने टैंक खड़ा कर दिया, मतलब टैंक को अंदर प्रवेश करा दिया स्वर्ण मंदिर के।
तो 6 जून को अमृतसर की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ के टैंक अंदर दाखिल हुआ और 6 जून की सुबह से ही बहुत जमकर गोलाबारी होने लगी, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत गोलाबारी हुई और 7 जून की सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें भारतीय सेना के लगभग 83 जवान, जिसमें 4 अधिकारी थे और बाकी 79 सैनिक थे, वो शहीद हुए और लगभग 500 लोग मारे गए इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जिसमें कुछ लोग बेफालतू में मारे गए। लगभग 250 के आसपास तो जो आतंकी थे, जो हथियारबंद लोग थे, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वो लोग मारे गए थे। लेकिन लगभग कुछ बेफालतू लोग भी लगभग 250 के आसपास वहाँ मारे गए। और ये तो सरकारी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके इतर लोग कहते हैं कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसके अगले दिन जब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे, तो वो दौरा करने आए, यानी 8 जून को। तो 8 जून की सुबह जब वो दौरा करने आए तो उनके ऊपर भी एक आतंकी ने गोली चलाई और वो गोली उनके जो अधिकारी साथ में चले थे, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, तो वहाँ उनकी काफ़ी सिक्योरिटी थी, तो उनके कंधे पर लग गई उनके अधिकारी की। तो इस तरीके से मतलब कि 3-4 दिन उनको वहाँ आतंकियों को ढूंढने में भी समय लग गया। तो धीरे धीरे जो भारतीय सेना थी उसमें जो सिख सैनिक थे, यानी कि सिख जो रेजिमेंट के लोग थे, उसमें भी कई लोग बागी हो गए। कई बागियों ने अपने जो अधिकारियों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये इसको रोका गया। फिर धीरे धीरे जब माहौल जब गड़बड़ा गया तो उसके बाद इंदिरा गांधी के जो सुरक्षा थी उसमें काफ़ी सिख गार्ड्स भी लगे हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए। तो जो वहाँ की सेंट्रल की जो इन्वेस्टिगेशन जो संस्था है उसके पास इनपुट आया कि सिख गार्ड्स को हटा दिया जाए, वरना इंदिरा गांधी की जान को खतरा हो सकता है और कुछ लोग जो स्वर्ण मंदिर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए उसका बदला ले सकते हैं। तो इस तरीके के इनपुट केंद्र सरकार के पास थे, जो उनकी एजेंसियां होती हैं उनके पास थे। और जो रॉ जो सबसे बड़ी संस्था होती है, तो रॉ ने ये कहा कि सिख गार्ड्स को हटाने की बात कही। तो इंदिरा गांधी इससे खासी नाराज हुई। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और इस तरीके से सिखों को हटाना कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब बिल्कुल मौत से बेखौफ इंदिरा ने इससे मना कर दिया। और जब इंदिरा गांधी ने सिख गार्ड्स नहीं हटाए तो लगभग 4 माह बाद ही उनके 2 गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उससे पहले 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हुई। उससे ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को उड़ीसा में इंदिरा गांधी का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा एक नए भारत को पैदा करेगा। तो इंदिरा गांधी इतनी महान शख्सियत थी कि शायद उनको उनकी मौत का पता पहले से लग गया था। और जब अगले दिन जब सुबह 6 बजे वो उठी, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, तो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह 2 सिख जो गार्ड थे उनकी सुरक्षा में तैनात थे, क्योंकि बेअंत सिंह बहुत पुराने थे और बेअंत सिंह को अपने सरकारी दौरों पे भी ले जाती थी, कई विदेशी दौरों में भी इंदिरा गांधी अपने संग ले जाती थी। और एक बार कहते हैं कि कोई उनके रिश्तेदार या कोई परिचित वहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है और आपने सिख यहाँ गार्ड्स लगा रखे हैं। तो इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि जब ऐसे सिख जो मेरी सुरक्षा में हैं, तो मुझे किस बात की चिंता है। तो वही बेअंत सिंह की आदत थी कि जब भी इंदिरा गांधी बाहर निकलती थी तो उनको नमस्कार करते थे, क्योंकि जो इंदिरा गांधी का आवास था, यानी कि 1 सफदरजंग रोड, उससे जो उनका जो ऑफिस था 1 अकबर रोड, उसकी बहुत कम दूरी थी। मात्र 150 मीटर की दूरी पे ही ऑफिस और वो मिले हुए थे और केवल एक गेट का अंतर था, तो एक गेट का फासला था। तो 31 अक्टूबर की सुबह, क्योंकि इंदिरा गांधी को एक BBC के चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री उन पर बननी थी, तो उसके लिए उनको बाकायदा इंटरव्यू देना था। तो इंदिरा गांधी हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी, लेकिन उस दिन उन्हें लगा कि मेरा इंटरव्यू होना है और शायद मैं भद्दी दिखूंगी, या मतलब उनके जो मतलब क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद से अब उनको लगा कि उनको कहीं जाना तो है नहीं, तो उनको कहीं किसी दौरे पे जाना नहीं था। तो उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी और वो एक साड़ी में, एक नारंगी कलर की उन्होंने उस दिन साड़ी पहनी। और जैसे उनकी रोज की दिनचर्या थी, वो घर से बाहर निकली और 9 बजे की बात है। तो बेअंत सिंह ने उनको, जैसे पहले नमस्कार किया करता था, उसने बेअंत सिंह ने उनको नमस्कार किया। इंदिरा गांधी ने भी नमस्ते किया और इंदिरा गांधी ने भी नमस्ते किया, क्योंकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके मुंह से निकला हुआ अंतिम शब्द यही था। इंदिरा गांधी ने नमस्ते किया और बेअंत सिंह ने अपने जो पिस्टल था, जो सरकारी पिस्टल था, उससे 3 गोलियां इंदिरा गांधी के छाती में और उनके पेट पर उनकी गोलियां चला दी।
तो इंदिरा गांधी के मुंह से ये चीख निकली कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अचानक वो जमीन पर गिर गई और जमीन पर गिरते ही उस जो बेअंत सिंह का साथी था सतवंत सिंह, जो उनकी सुरक्षा में लगा था, उसने अपनी जो कार्बाइन थी उसकी लगभग उसने जो जमीन पर इंदिरा गांधी घायल अवस्था में लेटी थी, उसने अपनी जो मैगजीन का मुंह है वो जमीन में मतलब इंदिरा गांधी की तरफ कर दिया और लगभग 27 राउंड फायर करके इंदिरा गांधी को मतलब इंदिरा गांधी पे 27 राउंड फायर कर दिए। तो सतवंत सिंह बेअंत सिंह को पकड़ा गया और बेअंत सिंह ने क्योंकि उसके बाद सरेंडर कर दिया था। उसके बाद कहा जाता है कि इसने धक्का मुक्की की या जो है हथियार छीनने की कोशिश की। तो उसके जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास के, तो उन्होंने मतलब अपने बचाव में उन्होंने गोलीबारी अपनी गोली चलाई। तो बेअंत सिंह की तो वहीं पे हत्या हो गई थी और सतवंत सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, बाद में ठीक भी हो गए थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी को जब गोली लगी तो वहाँ से एम्स की दूरी बहुत कम थी, तो एम्स में उनको ले जाया गया। और जो वहाँ क्योंकि पहले ज़माने में जो बहुत अच्छे विचारों के लोग होते थे और जो उनके पीए थे या जो बड़े अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि देश में इस तरीके का माहौल बिगड़े। तो वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या गोली लगने से हुई, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रसारित नहीं करना चाहते थे। तो सुबह से ऑपरेशन चला, क्योंकि गोलियां ज़्यादा लगी थी। तो सुबह 9 बजे या 9:45 बजे के आसपास इंदिरा गांधी एम्स पहुंच गई थी। वहां उनका इलाज चला और लगभग 7 गोलियां डॉक्टर ने निकाल भी दी थी और 1 गोली उनके दिल को लगी थी। और ये वाकया बुधवार का है, आज भी बुधवार है। आज ही के दिन इंदिरा गांधी शहीद हुई थी, आज ही के दिन उनको उनके अंगरक्षकों ने गोली मारी थी। तो इंदिरा गांधी बहुत घायल अवस्था, बहुत बुरी अवस्था में थी। और इंदिरा गांधी कि जब 1-1:30 बजा तो डॉक्टरों को लगने लगा कि उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो उन्होंने उनके परिजनों को, यानी कि सबसे पहले सोनिया गांधी को ये बताया कि अब मतलब यह है कि अब हमारा जो इलाज करना मतलब सही नहीं है, क्योंकि अब वो उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि शी इज डेड। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी शहीद हुई और इंदिरा गांधी एक्सपायर हो गई। तो फिर एक जो नेशनल एजेंसी है BBC, उसने एक ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि इंदिरा गांधी की गोली लगने से हत्या हुई। उसके बाद जो देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह कहीं यमन के दौरे पर गए थे, वो भी लौट कर आए। जब उनको सूचना मिली, राजीव गांधी को सूचना दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद को खाली नहीं रखा जाता है। तो शाम को ही ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और शाम से ही माहौल बिगड़ने लगा। क्योंकि जब ज्ञानी जैल सिंह जब भारत आए यमन से लौटकर, जब वो एयरपोर्ट से जब एम्स की तरफ आ रहे थे, तो कई लोगों ने उनकी गाड़ियों में तक पथराव किया। तो कहने का मतलब ये था कि माहौल इतना गड़बड़ा गया था कि जब देश के राष्ट्रपति के ऊपर पथराव हो सकता है तो आगे क्या स्थिति होगी। और अगले 3 दिन तक दिल्ली जलती रहे, दिल्ली समेत देश के अन्य राज्य जलते रहे, यानी कि बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसमें 300 सिख खाली दिल्ली में ही मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है। तो इतना दंगा इतना भयावह था कि कुछ लोगों ने सिखों के गले में टायर डाल दिए, जले हुए टायर डाल दिए, कुछ ने उनकी गर्दन काट दी। मतलब इस तरीके से वहाँ मतलब उनको निशाना बनाया जाने लगा। और कहा जाता है कि पुलिस भी चुप रही। पुलिस ने, क्योंकि दंगा पुलिस रोक सकती थी, और 3 दिन बाद आर्मी आई। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई और लोगों को पता लगा कि जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो सिख गार्ड थे, उन्होंने उसकी हत्या की, तो उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे भड़क गए और देश दंगों की आग में जलने लगा। और 3 दिन के बाद जब दंगे खत्म हुए तब धीरे धीरे माहौल में सुधार हुआ। तो आज हमने आपको कहानी सुनाई पंजाब के सबसे बुरे दौर, यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि यदि आप कमेंट में लिखेंगे या हमारे कार्यक्रम में क्या कमियां, यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा और हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को, हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक में देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार सच। शुक्रिया।